Hello, my dear students. Welcome to Career Point NTSC YouTube channel and welcome for today's session. Today we are going to do our second part of the chapter Periodic Classification of Elements. आज हम इसका second part करने वाले हैं guys. And I must tell you, this will going to be a very interesting session. बहुत मजा आने वाले हैं आपको और बहुत कुछ सीखने वाले हो. Because जैसा कि हमने लास्ट सेशन में किया था उसको कंटिन्यूएशन में करके हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल को फिनिश करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स. ट्रेंड्स मतलब कि किस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज पीरियडिक टेबल में वेरी करती है, चेंज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, सेम रहती है. सो उस ट्रेंड्स के बारे में हम देखेंगे आज के सेशन में. और जैसा कि आपको पता है दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज जब आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो आप एलिमेंट्स की बात करते हो, एलिमेंट्स की आप बात करते हो तो आपको पीरियडिक टेबल याद आता है और पीरियडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो हम इस चैप्टर की बात करे बिना रह ही नहीं सकते हैं. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये आगे भी चैप्टर आता है, आपके हायर क्लासेस में भी आएगा. हाँ, थोड़े से उसमें वेरिएशन होंगे पर उसको भी हम क्योंकि हम एनटीएससी लेवल पढ़ रहे हैं सो हम काफी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे यहां पर. ठीक है गाइस, सो आप सब रेडी है इस चैप्टर के लिए, आज के सेशन के लिए. सो जल्दी से सेशन को क्या करना है आपको, सबसे पहले लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. जल्दी से गाइस, मैं देख रहा हूं आप लोग जल्दी से इस सेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फटाफट से शेयर कर दें और सेशन को लाइक करना भी नहीं भूलना है. दोनों काम जल्दी से हो जाने चाहिए बिकॉज जितना क्राउड बिल्ड होगा, जितने लाइक्स होंगे उतना मैं मोटिवेटेड फील करूंगा और उतना सेशन में और मजा तो आने वाला है. अमेजिंग सेशन होगा पर और अमेजिंग से होगा, और ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा, और ज्यादा एंजॉय करेंगे हम आज की क्लास को. राइट, सो दिस विल गोइंग टू बी अ फन क्लास टुडे बिकॉज बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे, जल्दी से सीख जाओगे. और एक बार सीख गए तो आपको जो डिफिकल्ट चीजें लगती हैं वो इजी लगने लग जाएंगी क्योंकि लॉजिक समझ में आ जाएगा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. राइट गाइस, सो उसके लिए आपको क्या करना है, फटाफट से देखो सेशन अटेंड करने से पहले शेयर कर दो सेशन को. एक मतलब बिल्कुल 10 सेकंड का काम है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. कहां शेयर करोगे, आपके क्लास के ग्रुप्स जो हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम ग्रुप्स जो भी आपने बनाए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, उसको फटाफट शेयर कर दो. फेसबुक को भी शेयर कर सकते हो, जहां पर भी आपको अच्छा लगे. तो शेयर इट योर फ्रेंड्स एंड लाइक द सेशन. पसंद आएगा आपको तो आप लाइक कर देंगे, वो आप कर देना थोड़ा देर से, आप जैसे पसंद आता है आप करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सब्सक्राइब करना चैनल को. दोज हु हैव जॉइंड अस फॉर द फर्स्ट टाइम, इस टाइम पे आज जो पहली बार मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो पहली बार करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आए हैं एनटीएससी के, या फिर वो बच्चे जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था पर सब्सक्राइब नहीं कर रहा था या भूल गए थे, सो गाइज डू सब्सक्राइब आवर चैनल. बहुत अच्छा चैनल है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी एनटीएससी प्रिपरेशन के लिए, ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए और बोर्ड प्रिपरेशन के लिए. सो डू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, है ना, ताकि आपको जो सेशंस होते हैं इस चैनल पे, चाहे वो मेरा सेशन हो या वो मैट का हो, असद सर का, बायोलॉजी चैताली मैम या किसी भी और टीचर का सेशन हो, सो यू गेट द प्रॉपर नोटिफिकेशन ऑफ दैट सेशन और आप उसको टाइमली ज्वाइन कर पाए. सो इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो, घंटी बजा दो यूट्यूब एनटीएससी चैनल करियर पॉइंट की, कि आपको वो बता दें कि सेशन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना. सो ये काम फटाफट से कर दो गाइस, सो दैट सेशन को हम फटाफट से स्टार्ट करें. बड़ा अमेजिंग सेशन होने वाला है आज का ना, और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं, तो तुम लोग भी बड़ा एंजॉय करो सेशन को. बिल्कुल विशेष सब होगा पर सेशन पे फोकस करेंगे आज, है ना. बिल्कुल गाइस, चलो. सो यू हैव टू डू दैट पार्ट. नाउ एक और इंपॉर्टेंट काम, ये आपके ही बेनिफिट का काम है सबसे ज्यादा, बिकॉज इस ऐप से जितना फायदा आप उठा रहे हो उतना उठाओ और ज्यादा ही उठाते चलो. ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप, द फास्टेस्ट ग्रोइंग लर्निंग ऐप अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर. ठीक है, सो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ई करियर पॉइंट ऐप टाइप करो और उसको डाउनलोड कर लो, सो दैट जो फ्री नोट्स हैं, जो भी फ्री में नोट्स अवेलेबल हैं इस पे आप वो डाउनलोड कर सकते हैं. फ्री नोट्स अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ के फॉर्म में, फ्री नोट्स ऑफ द यूट्यूब सेशंस के. तो ये कहीं नहीं मिलते हैं बच्चा, सब सेशंस लेते हैं पर उन सेशन के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे. सो आपके लिए इजी हो जाएगा. यूट्यूब सेशन के फ्री नोट्स पीडीएफ के फॉर्म पे कहां अवेलेबल है, वो अवेलेबल है ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप पे. ठीक है, सो गो देयर एंड डाउनलोड द नोट्स विच विल बी बेनिफिटेड फॉर यू. आपको कुछ लिख तो आप क्लास में लिख रहे हो जो आपको लिखना, पर आपको अगर जो मेरी नोट्स चाहिए, जो पीपीटीज मैं यूज कर रहा हूं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है बच्चा, सो ये काम हो गया है. सो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं. हमने लास्ट सेशन में जो किया था, हमने मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और इसके फीचर्स देख लिए थे. ठीक है, फीचर्स हमने देख लिए थे, इसका पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया था. सो दैट आई थिंक इज बीन क्लियर. देयर आर 7 पीरियड्स. ये पीरियड है, पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, और ये ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये ग्रुप्स हैं. ठीक है, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया था लास्ट सेशन में. आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं सेशन को
मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, कि पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या क्या है, मतलब कि इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की. सो लेट्स लुक एट वर्ड्स द मेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो फर्स्ट मेरिट इज एज इट इज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर, क्योंकि किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, एंड विच इज एक्चुअली द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. So this is the first merit, that this classification was done on the basis of atomic number, which is supposed to be the most fundamental property of an element. Most fundamental property of an element से मतलब है कि किसी भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता. पता है ना आपको, अगर दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम है तो वो सेम ही एलिमेंट होंगे, फिर एलिमेंट अलग अलग नहीं है. सो मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी. टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन नॉट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता. सो इसलिए ये क्लासिफिकेशन परफेक्ट था. सेकंड, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. किससे रिलेट करता है ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट से, क्योंकि हम एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट करते हैं. ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड इफ इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन. सो दोनों चीजें हैं, अगर आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है और उसकी पोजीशन आपको दे दी है पीरियोडिक टेबल में, तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी है तो उसकी पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हो. सो वाइस वर्सा है, एटॉमिक नंबर दे दो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे, या पोजीशन दे दो तो एटॉमिक नंबर निकाल लोगे, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया तो उससे एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा और उससे पोजीशन निकाल लोगे. सो दोनों वे में काम करेगा. सो ये मेरिट्स हैं पीरियोडिक टेबल की, राइट. दीज टू आर क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना, बड़ा इजी सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. थर्ड अगर हम बात करें, सो जो डीमेरिट था मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज अ डीमेरिट इन मेंडली पीरियोडिक टेबल इफ यू रिमेंबर. सो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स यहां पर मेरिट बन गया. क्यों मेरिट बन गया बच्चा, बिकॉज आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. सो आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूं तो दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता था. सो उनको सेम ही प्लेस मिलेगी, अपन एलिमेंट एट द सेम प्लेस बिकॉज आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर्स. सो उनको जो डिफरेंट पोजीशन की बात चल रही थी इन द मेंडली पीरियोडिक टेबल, क्यों, बिकॉज उनका मास नंबर अलग अलग था और मेंडली पीरियड मास नंबर पे क्लासिफाई थी, यहां पर वो एटॉमिक नंबर पे. अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर कार्बन, तो कार्बन का चाहे कार्बन 12 की बात करूं या कार्बन 14 की बात करूं, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 6. अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं पर तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, सो तीनों को सेम पोजीशन मिलेगी, है ना. सो आइसोटोप्स हैड द सेम पोजीशन, ये भी क्लियर हो गया. इट एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी का कॉज भी बता दिया, क्यों, क्योंकि सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस थी तो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी आफ्टर रेगुलर इंटरवल. सो दिस वाज आल्सो अ मेरिट. आप समझ रहे ना मेरिट्स क्या है, क्योंकि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद, वो मेंडलीव नहीं कर पा रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस टाइम भी, याद है ना आपको. सो इस तरीके से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या है बच्चा, मेरिट्स हैं. क्या है बच्चा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स, समझ में आ रही है आपको. साथ में इसको आप समराइज भी कर सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स, दो तो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए, पर उसके अलावा जो और भी डिफेक्ट्स थे मेंडली पीरियोडिक टेबल के, वो सारे एलिमिनेट हुए किसमें, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल जिसकी हम बात कर रहे हैं. ऑल दैट डिफेक्ट्स वर एलिमिनेटेड इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, द एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, वो प्रॉब्लम नहीं रही. सिमिलर एलिमेंट्स को सिमिलर ग्रुप्स मिला और डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स ही मिले हैं. Presence of 3 elements in 8th group is no longer a problem because it has been divided into 3 groups 8, 9 and 10. जो 8th ग्रुप मेंडली पीरियोडिक टेबल में था जिसमें 3 एलिमेंट्स होते थे, उसको यहाँ पर 8, 9, 10 डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए हैं. यहाँ पर नोबल गैसेस भी अपनी पोजीशन पर प्लेस्ड हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो हुआ था मेंडली पीरियोडिक टेबल में कि एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर के बावजूद 2 एलिमेंट्स का मास कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई. सो बेसिकली मेंडली पीरियोडिक टेबल की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई. ठीक है. सो क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई डीमेरिट ही नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं है. मॉडर्न पीरियोडिक में कुछ डीमेरिट्स हैं. सो कोई बता सकता है मुझे क्या डीमेरिट है, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि क्या डीमेरिट लगता है आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. किसको याद है कि कोई डीमेरिट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, क्योंकि है बच्चा, 2 की बात करेंगे हम यहां पर. ठीक है, जल्दी से आप मुझे बता दो, मैं बिल्कुल 10 सेकंड्स वेट करूंगा आपके आंसर के लिए कि क्या आप मुझे बता पा रहे हो. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से, कम ऑन फास्ट. तो बच्चा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स की हम बात करेंगे, उसमें से फर्स्ट डीमेरिट है उसका
फर्स्ट डीमेरिट क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये मेंडलीव में भी डीमेरिट था और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी डीमेरिट है। क्यों है? बिकॉज हाइड्रोजन कहां प्लेस्ड है? ग्रुप 1 में। हाइड्रोजन बिल्कुल यहां टॉप पे ग्रुप 1 में प्लेस होता है, उसके नीचे होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। सो वो हाइड्रोजन किसके साथ प्लेस्ड है? वो प्लेस्ड है मेटल्स के साथ। पर हाइड्रोजन है तो नॉन मेटल, है तो हाइड्रोजन नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के साथ ग्रुप 17 में प्लेस होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन मेटल्स के ग्रुप 17 में आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, वो अल्कली मेटल्स के जैसा बिहेव कर रहा है। सो हाइड्रोजन बिहेव करता है दोनों की तरह। किसकी तरह? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनसर्टेन द पीरियोडिक टेबल, बिकॉज ये अल्कली मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रख के, और ये नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। सो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव में कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो हाइड्रोजन की पोजीशन इज एन अनसर्टन, ठीक है, उसकी पोजीशन अनसर्टन है, तो ये एक डीमेरिट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। इसकी एक और डीमेरिट क्या है? पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनॉइड्स। पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइड्स जो कि एफ ब्लॉक में जाते हैं, उसकी पोजीशन भी, बिकॉज लेंथेनाइट एक्टिनाइट ऑल्सो अनसर्टन, वो एक तरीके से उस बॉक्स से बाहर है, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ब्लॉक है उससे इनको सेपरेट प्लेस किया है अलग से। सो ये भी एक तरीके का डीमेरिट है किसका? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। सो दीज आर द ओनली 2 डीमेरिट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है गाइस। सो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स आर द बेसिक 2 डीमेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से अभी के राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि बाकी सब ऑलमोस्ट सही है, फाइन। चलो, सो अगर हम इससे बात खत्म करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एनटीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा है, वो डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, डायगोनली जिन बॉक्सेस का कलर सेम है उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। द डायगोनल रिलेशनशिप विद इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अब लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। Some elements of second and third period, some elements of second and third period show diagonal relationship among them. They represent the same properties of 2 periods. This relation is known as diagonal relationship. मतलब लिथियम और मैग्नीशियम ये डायगोनली रिलेट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, these type of elements are showing similar type of properties between period 2 and period 3. So इनको बोलती है क्योंकि डायगोनल है एक दूसरे के, तो इनको डायगोनल रिलेशनशिप से बोल दिया है, ठीक है। इजी सा टॉपिक है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक्स। बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक्स की जब मैं बात कर रहा हूं, सो जैसा मैंने आपको बोला एनसीईआरटी में ये पार्ट नहीं है, पर ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट स्टेट्स में इस रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इसका हाँ, पर सबको कुछ बेसिक चीजें सबको पता होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक्स में अगर बात करूं तो मैंने बताया था आपको पीरियोडिक टेबल को हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस में डिवाइड कर सकते हैं? 4 ब्लॉक्स में, और वो ब्लॉक है एस, पी, डी, एफ। ये 4 ब्लॉक्स में हम पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर सकते हैं। सो हम 1 बाय 1 इन चारों ब्लॉक्स को पढ़ने वाले हैं कि ब्लॉक्स में डिवीजन कैसे होगा। सो जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में आता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। एस ब्लॉक्स में सिर्फ 2 ग्रुप्स आते हैं बच्चा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स कम्स इन एस ब्लॉक। अब ये कैसे हुआ? When the last, जब आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है। सो व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन सिखाई है, किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। सो व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द एस ऑर्बिटल, व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर द एस ऑर्बिटल ऑफ द आउटरमोस्ट शेल, द एलिमेंट ऑफ दिस क्लास आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? एस ब्लॉक में। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2। या मैंने बात कर लिया पोटेशियम 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। सो अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें गया? 4s, यहां 3s, मतलब s में गया। किसमें गया? s ऑर्बिटल में। सो व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर द s ऑर्बिटल, NH शेल मतलब लास्ट शेल, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS 1 और 2, क्योंकि S की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो या तो S में 1 होगा या S में 2 होगा। देखो आप, या NS2 है या NS1 है। दिस इज सेइंग NS2 एंड दिस इज सेइंग NS1। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। 2 ही ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड है मेरी पीरियोडिक टेबल का, ठीक है।
दिस ब्लॉक इंक्लूड्स ओनली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में हम बात कर भी रहे हैं। सो एक्सेप्ट हाइड्रोजन देयर आर ऑल मेटल्स इन दिस एंड एस ब्लॉक कंप्राइजेस ऑफ 14 एलिमेंट्स, देयर आर टोटल 14 एलिमेंट्स इन एस ब्लॉक। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम यहां पर किसी को? इजी है, समझ में आ गया ना? चलो वेरी गुड बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं हम। फाइन, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक 14 एलिमेंट्स नहीं 13 एलिमेंट्स आएंगे इस ब्लॉक में, चला ठीक है। नाउ पी ब्लॉक, अब मैं बात करता हूं पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में क्या होगा बच्चा? व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी ऑर्बिटल, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है किसमें? पी ऑर्बिटल में ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ दिस क्लास आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वही जनरल कॉन्फिगरेशन की हो जाएगी NS2 NP126 और ये होता है एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 यहां पर हम रिलेट। मैं आपको एक चीज दिखा दूं पहले, एक सेकेंड। देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला कितने एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देयर आर 13 एलिमेंट्स इन एस ब्लॉक। ये आपका एस ब्लॉक है, दिस इज योर एस ब्लॉक। ठीक है, ये आपका एस ब्लॉक हो गया, 13 एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने आपको करेक्ट किया था, 13 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे ही मैं पी ब्लॉक पे जा रहा हूं। सो पी ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक है, दिस इज योर पी ब्लॉक, दिस इज योर पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में कोई सा भी, जैसे हम बात करेंगे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सल्फर 16 या क्लोरीन 17, फॉस्फोरस 15, ये सब क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सो अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको लिख के बता दूं, सो जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल लिया, लेट्स राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1s2 2s2 2p4। ठीक है, सो n क्या है इसमें? 2, सो NS2 और p में 1 से 4 6 के बीच में कुछ भी आ सकता था, तो यहां 4 हो गया। अगर मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं क्लोरीन का, विच इज 17, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5, तो 4 12 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका NS2 और NP5। समझ में आ रहा है आपको? सो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाए तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई है, ग्रुप समझ में आ गए हैं, प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड समझ में आ गया। ठीक है, इस ब्लॉक में क्या क्या प्रेजेंट है? मेटल्स भी प्रेजेंट हैं, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट हैं और मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, अभी दिखाया था मैंने आपको, इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड्स भी हैं। सो दिस इज अबाउट पी ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स। देख लो एक बार, क्लियर है सबको? दिस इज अबाउट द पी ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स। ये पी ब्लॉक के बारे में बात हो गई है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द डी ब्लॉक। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? डी ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स की। ठीक है, सो जो डी ब्लॉक है, जब डी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, सो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, वही मतलब डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द n-1 d ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल। ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब मैंने एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया है, ये उसी से रिलेट कर पाओगे बच्चा। ठीक है, सो इसलिए वो आना जरूरी है इसको समझने के लिए। ठीक है, देन एलिमेंट्स ऑफ दिस क्लास आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उनको हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? ओके सॉरी, दिस इज नॉट कंप्लीट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गलत है, इट विल बी, सॉरी, NS। ठीक है, इट कुड बी 1 2 n-1 d 1 से 10 के बीच में। ठीक है, इस पे n-1 क्यों है? मतलब जो लास्ट ऑर्बिटल होगा आपका, लास्ट शेल वाला होगा, उससे एक पहले वाले में जाएगा। अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये आते हैं ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच में। ठीक है, ये आते हैं ग्रुप 3 से 12 के बीच में, और ये कहां पर है? एस और पी ब्लॉक के बीच में। इसमें सिर्फ मेटल्स हैं जिसको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। देखो मैं दिखाऊं आपको, ये जो पोजीशन है, ये डी ब्लॉक की पोजीशन, ये डी ब्लॉक है आपका। ठीक है, ये कौन सा है? डी ब्लॉक। अब इसका कोई सा भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लिख के देख लेंगे। हम स्कैंडियम ले लेंगे 21 का, या हम क्रोमियम ले लेंगे 24। अभी लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन, यू डोंट नीड टू वरी फॉर दैट। ठीक है, और जो मैंने बात करी थी पी ब्लॉक की, तो ये
मेटल्स हो गए एल्यूमिनियम वगैरह, ये नॉन मेटल्स हो गए, ये मेटलॉइड्स हो गए, तो सब प्रेजेंट है उसमें। हाँ, तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं स्कैंडियम और क्रोमियम की, एटॉमिक नंबर 21 और 25 की, डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, सो डी ब्लॉक में लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर स्कैंडियम Sc 21 एटॉमिक नंबर और क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। ठीक है, सो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है 4s2 3d 4s2 3d कितना आएगा 4 10 12 18 20 3d1। सो ns2 हो गया और n-1 d1 हो गया। ठीक है, सो 1 से 10 के बीच में सकता। क्रोमियम की बात करें सो कॉन्फ़िगरेशन फिर से वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 3d5 4s1, सॉरी मैं इसको सही कर दूं। ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों आई थी, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया था, हाफ फिल्ड का ज्यादा स्टेबल होता है 4s1 3d8। तो क्या हो गया यहां पर ns1 और n-1 d5। ठीक है, तो 1 से 2 की रेंज में ns हो सकता है और 1 से 10 की रेंज में d पे आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। दिस इज क्लियर, ये क्या हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, अब बात करेंगे लास्ट ब्लॉक हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है, लास्ट कौन सा है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर मैं एफ ब्लॉक का समझाने जाऊंगा आपको। ये आपका एफ ब्लॉक है, दिस इज योर एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये पूरा एफ ब्लॉक में आता है। ठीक है, सो एफ ब्लॉक का क्या हो गया, कहां है एफ ब्लॉक, पीरियड 6 और पीरियड 7, ये आपके एफ ब्लॉक को बनाते हैं। ठीक है, ये आपके एफ ब्लॉक को बनाते हैं। सो अब देखो एफ ब्लॉक में क्या है, when the last electrons enter into f orbital, ऐसे जैसे उसमें d में जा रहा था, इसमें किस में जाएगा f में जाएगा, और f के लिए जो लगता है d में n-1 लगाता है, f में n-2 लगेगा, मतलब लास्ट से भी लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट शेल लग जाएगा। ठीक है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है n-2 f 1 से 14 की रेंज में, n-1 d 0 से 1 और ns2। दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चा, क्लियर। Elements of F block are present in 2 separate rows below the table. One row is called lanthanides, ऊपर वाली रो को हम lanthanides बोलते हैं, और second one is known as actinoids. Second one is known as actinoids. All F block elements are metals only and there are total 28 of them, 14 plus 14. ठीक है, so this is about F block elements. So इस तरीके से हमने periodic table को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। ठीक है, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्लियर, ये ब्लॉक वाला पार्ट बच्चा आपके एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि कई बार इसमें से एनटीएससी में क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हमारा लॉस हो जाए। ठीक है बच्चा, और आई थिंक आपको सबको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर का एक जो नेक्स्ट पार्ट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज। तो जो कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चा, ठीक है, उसमें जो वेरिएशंस आते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशंस आते हैं वो किस तरीके से शो होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज वैलेंसी। अब आपको वैलेंसी का मतलब पता है, वैलेंसी क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड or shared by any one atom of the elements to achieve the nearest noble gas configuration. Nearest inert gas की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, शेयर करता है, तो उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं, या हम सिंपली लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। सो वैलेंसी के बारे में आपको पता है क्योंकि ये चीज आपने कहां पढ़ी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है। ठीक है, वैलेंसी आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ा था। ठीक है, सो अब वैलेंसी तो ये हो गई, पर अब वैलेंसी का पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरिएशन होता है। सो हाउ डज वैलेंसी चेंजेस इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में जब हम बात करते हैं, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप हमारे वर्टिकल कॉलम्स थे। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप, वी टॉक अबाउट टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। हम ग्रुप में कैसे मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, और पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो हाउ डज वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ ग्रुप अकर्स।
सो बेटा वेरिएशन ऑफ वैलेंसी की ग्रुप में बात करें, सो वैलेंसी रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप, वैलेंसी रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप, वैलेंसी का ग्रुप में कोई चेंज आता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो मैं अगर यहां पर लिख दूं बच्चा जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1। सो क्योंकि इन सबके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन सबकी वैलेंसी क्या है? इन सबकी वैलेंसी क्या है बच्चा? इन सबकी वैलेंसी 1 है। इन सबकी वैलेंसी क्या है? तो रीजन क्या हो गया? ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन दे विल डेफिनेटली हैव द सेम वैलेंसी, तो उनका वैलेंसी सेम होगा। तो जो वैलेंसी की बात कर रहे हैं ना ग्रुप, दैट रिमेन सेम, आपको याद रखना है वैलेंसी रिमेन सेम इन अ ग्रुप। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, वो बोल सकता है कि these three elements are present in third group, if the valency of first and second element is 3, what is the valency of this element? तो उससे रिलेट कर सकते हो, या which of the following elements have the same valency, तो अगर वो सेम ग्रुप के हैं तो उनकी सेम वैलेंसी होगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को जज करना पड़ेगा। तो वो कराऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है, यहां पे क्लियर है। चलो अब बात करते हैं ना पीरियड, ये तो ग्रुप की बात हो गई। हाउ डज वैलेंसी वेरी अक्रॉस अ पीरियड? बच्चे जब मैं अक्रॉस अ पीरियड की बात कर रहा हूं तो बड़ा सिंपल सा मीनिंग हो गया, अक्रॉस अ पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, वहां से इधर की तरफ मूव करूंगा। अक्रॉस अ पीरियड मींस लेफ्ट टू राइट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है पर वो मेंशन होगा, जनरली हम लेफ्ट टू राइट को कंसीडर करते हैं केस को, ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट है या वो राइट टू लेफ्ट है, वो डिपेंड करता है, पर जब हम जनरल बात करते हैं तो वी कंसीडर टू बी लेफ्ट टू राइट, ठीक है बच्चा, ठीक है। चलो सो देखते हैं इसमें क्या होता है। सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच शॉर्ट पीरियड, जब हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं, पीरियड 1, 2 एंड पीरियड 3, आपको बताया था मैंने, ठीक है। सो द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, वैलेंसी 1 से 4 तक इंक्रीज करती है, एंड देन डिक्रीजेस टू 0, और फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है बच्चा। जैसा कि मैं आपको यहाँ एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं सीधे पीरियड 3, लेट्स टेक पीरियड 3 बच्चा, पीरियड 3, पहले उसका रीजन देख लो क्योंकि फिर मैं आपको लूंगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज बिकॉज द एलिमेंट्स इन अ पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब हम पीरियड की बात करते हैं तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं पीरियड में, ठीक है। तो क्योंकि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो उस केस में उनकी वैलेंसी बदल जाएगी। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पीरियड थर्ड, पीरियड थर्ड के एलिमेंट है सोडियम, पोटेशियम, सॉरी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स हैं। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7 एंड 2,8,8। तो अब आपको पता है इनकी वैलेंसी कैसे हो जाएगी। इसकी वैलेंसी क्या है? यही इसकी वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी क्या है? 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 8 - 5 दैट इज 3, 8 - 5 दैट इज 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1 और 0। सो वैलेंसी पहले 1 से 4 तक गई, फिर 4 से 3 2 1 0 तक गई, ठीक है। सो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0, ठीक है बच्चा, समझ में आया। सो इस तरीके से वैलेंसी वेरी कर रही है इन शॉर्ट पीरियड्स, ठीक है बच्चा। जो लॉन्ग पीरियड है उसकी बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहां पर एलिमेंट्स अभी वेरिएशन ऑफ वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, तो अभी वो चीज अलग से उसको बात करें, ठीक है। ये चीज क्लियर है। चलो नाउ बच्चा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हम बात करेंगे, दैट इज एटॉमिक साइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एटॉमिक साइज अगर समझ में आ गया तो इससे रिलेट करके बाकी और प्रॉपर्टीज भी इजीली समझ में आ जाएंगी। सो एटॉमिक साइज इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। सो एटॉमिक साइज पे बहुत ज्यादा फोकस करना बच्चा, बिकॉज अगर एटॉमिक साइज समझ में आ गया तो सारा समझ में खेल आ जाएगा, ठीक है। सो एटॉमिक साइज का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस से समझ सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। द टर्म एटॉमिक साइज refers to the radius of an atom. In general, it is the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom. और जो आइसोलेटेड शेल है ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, उसके बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज से रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि मतलब ये मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है,
और ये इसका तीसरा शेल है। ठीक है, सो यहाँ पर वो मेरी डायग्राम को थोड़ा सा कंसिडर कर लेना। ठीक है, सो यहाँ से बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, अब वो ऑब्वियसली इक्वल नहीं रख रहा क्योंकि डायग्राम अच्छा नहीं है। ठीक है, और अगर शेल दो ही है सपोज करो, तो इसका ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस कम होगा, ये इतना ही हो जाएगा। सो इस तरीके से जो डिस्टेंस है उससे आप एटॉमिक साइज को रिलेट करते हैं। उससे हम किसको रिलेट करते हैं? एटॉमिक साइज को रिलेट करते हैं। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का सेंटर है, और जो आउटर मोस्ट शेल है उससे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से मतलब बेसिकली। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझेंगे, इसका चेंज कैसे आएगा इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड। तो पहले देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन अ ग्रुप। जब इन अ ग्रुप की बात करते हैं तो मतलब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, टॉप टू डाउनवर्ड्स मूव करते हैं ग्रुप में इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। सो क्या होगा एटॉमिक साइज इन अ ग्रुप? अब आपको पता है एटॉमिक साइज जो होती है वो ग्रुप में इंक्रीज करेगी। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी ग्रुप में। क्यों इंक्रीज करेगी? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन अ ग्रुप। व्हाई दिस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन अ ग्रुप? It increases because the number of shells are going to increase. Atomic size increases because new shells are being added. New shells add हो रहे हैं जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो। तो जैसे जैसे शेल बढ़ रहे हैं सो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ती जा रही है। वही सिंपल सा जवाब, लिथियम 2,1, सोडियम 2,8,1, पोटेशियम 2,8,8,1। तो दो शेल्स हैं यहाँ पर, या तीन शेल्स हैं, चार शेल्स हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रही है, सॉरी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स 1 से इंक्रीज करते जा रहे हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो व्हिच लीड्स टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पर न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है एटॉमिक साइज का, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। सॉरी, नंबर ऑफ शेल्स का फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसलिए यहां पर एटॉमिक साइज क्या हो रही है? इन अ ग्रुप इट इंक्रीजेस। सो इट इंक्रीजेस इन अ ग्रुप। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इन अ पीरियड, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं किसकी, इन अ पीरियड क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन अ पीरियड। ठीक है, तो जब मैं पीरियड की बात करता हूं बच्चा, पीरियड मतलब मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट जब मैं जा रहा हूं तो शेल तो सेम ही है, सेम शेल है। अब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, पर बच्चा एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। अब रीजन आप सोचो, मैंने आपको बता दिया, द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है डिक्रीज? लेफ्ट टू राइट इन विद इन अ पीरियड। बताओ, कोई गैस कर सकता है? बेटा एटॉमिक साइज इसलिए डिक्रीज कर रहा है, चलो सोचो, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, 10 सेकंड है पूरे आपके पास। नहीं सोच पा रहे हो क्या यार? कम ऑन, सोच सकते हो बच्चा, जल्दी से गाइस। अरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम यार, अभी तक नहीं सोच पाए। चलो, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है गाइस, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हो रहा है? सेम शेल में। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। सो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो वो उसको ज्यादा अपनी तरफ पुल कर रहा है। जब वो उसको ज्यादा अपनी तरफ पुल कर रहा है तो साइज स्क्वीज हो रही है, बहुत कम पर स्क्वीज हो रही है। सो इसलिए साइज क्या हो जाती है? डिक्रीज। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज। ठीक है, विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ द एटम। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहां पर, सॉरी, हाँ, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं बात करूं एक ही पीरियड की, तो मैं फिर से वही पीरियड ले लेता हूं, पीरियड 3, सोडियम 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284। ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ठीक है, इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो क्लोरीन का हो जाएगा 287 और आर्गन का हो जाएगा 288। यहाँ पे लिख ही देता हूँ 286 एंड 285। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है, ये सेम, सब में कितने शेल्स हैं? ऑल ऑफ देम कंटेन्स 3 शेल्स, 3 शेल्स। सो यहां पर 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर 12 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो जब नंबर बढ़ता जा रहा है तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति डोमिनेट होता जा रहा है और ज्यादा फोर्स लगा पा रहे हैं। नंबर बढ़ रहा है ना, सो क्योंकि नंबर बढ़ रहा है और शेल सेम है, सो वो कम जगह में मतलब पास आते जाएंगे एक दूसरे के। प्रोटॉन्स उसको और पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो जब अट्रैक्ट होगा तो उसके पास शिफ्ट होगा बिल्कुल थोड़ा सा, तो साइज कम हो जाएगी। पर
जब उस पीरियड की हम नोबल गैस की बात करते हैं, द लास्ट एलिमेंट दैट इज द नोबल गैस, नोबल गैस हैज द लार्जेस्ट साइज इन अ पीरियड, लार्जेस्ट साइज इन दैट पीरियड, जो भी नोबल गैस होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज नोबल गैसेस में लगता है वीक वेंड्रेबल फोर्स, नोबल गैसेस में फोर्स लगता है वीक वेंड्रेबल फोर्स, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का फोर्स से डोमिनेट नहीं रहता। सो बिकॉज ऑफ वीक वेंड्रेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नोबल गैसेस हैव द लार्जेस्ट साइज, मतलब सोडियम से की साइज बड़ी है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की बड़ी है एल्यूमिनियम की बड़ी है सिलिकॉन से, सिलिकॉन की बड़ी फास्फोरस से, ठीक है। पर क्लोरीन की आर्गन से बड़ी नहीं है, आर्गन की बड़ी है। इनफैक्ट आर्गन की एटॉमिक साइज तो सोडियम से भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सो आर्गन की पूरे पीरियड में सबसे बड़ी एटॉमिक साइज है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट? सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड, ठीक है बच्चा। अब एटॉमिक साइज से ही सारा खेल है। क्यों खेल है? क्योंकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेटलिक कैरेक्टर। और मेटलिक कैरेक्टर लिखा हुआ है, क्या होता है? द मेटलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द ईज विथ विच द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। द मोर द ईज विथ विच इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम द एटम, मोर द मेटलिक कैरेक्टर। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? मेटलिक होगा। मेटल्स का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ज्यादा मेटेलिक होगा, राइट। सो अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा या ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा इजीली, सॉरी ज्यादा नहीं, तो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, ज्यादा मेटलिक हो जाएगा। तो अब इसका कैसे वेरिएशन आता है? तो लेट्स सी, इस वेरिएशन को हम देखते हैं इन अ ग्रुप। अब ग्रुप की जब बात कर रहे हैं तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस इन अ ग्रुप। क्यों इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए तो साइज बढ़ गई, साइज बढ़ गई तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो, सिंपल एज दैट। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप atomic size increases, hence it is easier to remove electrons as we go down a group, therefore metallic nature increases down a group। देखो ना यार, lithium 2,1, sodium 2,8,1, potassium 2,8,8,1, ठीक है। सो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस से, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं ना, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। तो जितना दूर हूं मैं इस न्यूक्लियस के प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन जितना दूर है, एक तो इतना दूर है, एक इतना दूर है, एक इतना दूर है, सो जितना दूर है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, तो उसको रिमूव करना इजी। मैं एक क्लास में हूं, पढ़ा, जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है उस पर मैं ज्यादा ध्यान दे पाऊंगा, ध्यान तो मैं सब पे दूंगा, पर मैं फर्स्ट बेंच पे जो हरकत हो रही है उसको जल्दी नोटिस कर लूंगा, देन सेकंड बेंच पे और लास्ट बेंच पे मैं थोड़ा लेट नोटिस कर पाऊंगा। सो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, सिमिलरली डिस्टेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा, मतलब मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा। सो मेटलिक नेचर इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, इट इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। रीजन आपको समझ में आ गया। इसका अपोजिट हो जाएगा पीरियड में, क्योंकि पीरियड में होती है साइज में चेंजेस, तो पीरियड में क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, तो मेटलिक कैरेक्टर भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मेटलिक नेचर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन आपको समझ में आ गया है, बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल एज दैट, सिंपल एटॉमिक साइज से रिलेट कर दो, है ना, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा, एटॉमिक साइज से रिलेट करना है आपको बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इन पीरियड 3 सोडियम इज द मोस्ट मेटलिक एलिमेंट एंड क्लोरीन इज द लीस्ट, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलो नाउ नॉन मेटलिक कैरेक्टर, बेटा नॉन मेटलिक कैरेक्टर बिल्कुल मेटलिक का ऑपोजिट है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ मेटलिक। तो जो भी मेटलिक में हुआ है उसका ऑपोजिट होगा नॉन मेटलिक में, क्योंकि मेटलिक में था इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहां हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब यहां हो जाएगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इजीली द नॉन मेटलिक कैरेक्टर विल बी मोर, क्योंकि यहां पर हम रिलेट किससे करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर से। सिंपल है ना, मेटलिक का पूरा ऑपोजिट करना है बस, ठीक है। सो इसमें क्या वेरिएशन आएगा? इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप क्या होगा? इन अ ग्रुप मेटलिक, नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज। क्यों? क्योंकि मेटलिक इंक्रीज होता था ना, तो नॉन मेटलिक डिक्रीज हो जाएगा यार, सिंपल सी बात है, बिल्कुल इतना सा ध्यान रखना है अपन को। रीजन, ठीक है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, सो नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया बच्चा? बड़ा सिंपल सा है।
अगर बात करूं एग्जाम, देखो यहां पे द लास्ट एलिमेंट इन अ ग्रुप हैज द हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। जो लास्ट एलिमेंट है ग्रुप का उसका हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर है, तो उसका लीस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट है ना एक दूसरे के। बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। ऐसे अगर बात करें इसका, किसका, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड, तो अक्रॉस अ पीरियड साइज कम हो रही है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। यस और नो, क्लियर? रीजन, क्योंकि साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को एंटर करना इजी हो जाएगा। आप इसको एक चीज ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आपको पता है तो आपकी जो यहां पर है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो पीरियड होती है इसमें मेटल्स होते हैं, और जब इधर जाते हो तो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। सो मेटेलिक कैरेक्टर इधर, मेटल्स हम किधर की तरफ, नॉन मेटेल्स की तरफ जा रहे हैं ना। तो सिंपल सा बोल सकते हो कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यहां तक क्लियर है? पक्का? किसी को यहां तक कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो पूछ लो, जल्दी से पूछ सकते हो अगर कुछ भी सवाल परेशानी हो तो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बच्चा? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप बोल सकते हो बच्चा लव टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन। लव टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के प्रति लव, प्यार, मतलब अट्रैक्शन। लव मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है अभी कि ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर रही है। एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई एनसीईआरटी में नहीं है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सीबीएसई एनसीईआरटी में वहां तक था जहां हम पहले पढ़ चुके हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे वो खत्म हो जाता है। अब जो पढ़ा रहा हूं थोड़ा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ से पढ़ो, वो भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा नहीं कंपटीशन में वो नहीं आ सकता एनटीएससी में, पर ये सिर्फ एनटीएससी में आएगा, ये बोर्ड्स में नहीं आएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन करने का तो बिल्कुल नॉन मेटेलिक से रिलेट कर दोगे इसको, तो कैसे वेरिएशन होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इन अ पीरियड? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन जनरल इंक्रीजेस इन अ पीरियड। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना। सो द फैक्टर्स व्हिच कॉज द पीरियडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। यहां मैं बात कर रहा हूं सोडियम की, यहां मैं बात कर रहा हूं मैग्नीशियम की, और मैं उसी ग्रुप में बात कर रहा हूं क्लोरीन की। तो अब क्या, ये तो 281 है और ये 282 है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ये 287 है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ना। सो इसलिए उधर की तरफ जाता जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस इन अ पीरियड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर इसी को ग्रुप में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब आपको पता है इट डिक्रीजेस इन अ ग्रुप। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रही तो इवन इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, गेन करना आसान नहीं है बच्चा, ठीक है। एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रही है, सो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा? डिक्रीज। ये लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, ठीक है, इट डिक्रीजेस, ठीक है। ये डिक्रीज कर रहा है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा आपको यहां तक? किसी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारा क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है बच्चा? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. Minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom which results in the formation of positive ion. मतलब जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़े टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़े उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा रिमूव होता है वैलेंस शेल से। इलेक्ट्रॉन हमेशा रिमूव कहां से होता है बच्चा? वैलेंस शेल से। तो वो एनर्जी देनी, जितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़े इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सो अब ये कैसे होती है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया? सो गैसियस एटम्स रेफर्स टू द एटम व्हिच इजंट एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, विद अदर एटम। गैसियस एटम जो हमने यूज किया उसका मतलब है वो किसी भी काइंड ऑफ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है बच्चा, ठीक है। सो आयनाइजेशन एनर्जी में कैसे वेरिएशन आता है, किस तरीके से वो चेंज होता है या नहीं होता है,
ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे, आयनेशन एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये दो टॉपिक हम सेशन में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि इसका पार्ट 3 होगा, लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सब समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से क्लियर है यहां तक, राइट। ये सब हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे विद क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, जैसा कि मैंने बोल रखा है, टेस्ट सीरीज अभी तक भी जिसने परचेज नहीं करी है गाइस, इट्स अ रिकमेंडेशन दैट यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, इट विल इंप्रूव योर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस। ठीक है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस करने का जो एटमोस्फेयर होता है, उसमें क्वेश्चन करने की टेंडेंसी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस वन। फाइन, ओके, एनी डाउट्स यू कैन आस्क, यूट्यूब सेशन पे भी कमेंट कर सकते हो, डाउट हेल्प पे भी आप पूछ सकते हो। फाइन, ठीक है। और जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो सेशंस के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेंशन है, यू कैन आल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फ्रॉम दैट। ओके, ओपन टेलीग्राम ग्रुप है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, सो आज के सेशन के लिए थैंक यू, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस, कीप इन टच, कीप स्टडिंग एंड जस्ट सब्सक्राइब द करियर पॉइंट एनटीएसए यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। फाइन, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।